नमस्कार। प्रतिपक्ष में आपका स्वागत है। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ। मेरी हिंदी इतनी साफ सुथरी नहीं है, फिर भी आशा करता हूँ कि मेरा जो विषय है वो समझने की कोशिश आप करेंगे। मेरा वो आग्रह है। दोस्तों, मैंने वादा किया था कि मैं चुनावी राजनीति पर कुछ वीडियो बनाऊंगा। आज भी मैं चुनावी राजनीति पर ही पहला वीडियो बना रहा हूँ कि चुनाव कैसे जीते जाते। इसलिए मैं मेरी जो पुराना मेरा इतिहास है या पार्श्वभूमि है वो आपको समझाऊंगा। 2013 में मैंने पुण्यनगरी नाम का एक मराठी पेपर है, डेली है, उसमें एक बड़े सीरीज़ लिखी थी कि अगर भाजपा मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बनाती है तो अपने बलबूते पर मेजॉरिटी ला सकती है। अब देखिए कि उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे। कुछ 2 महीने 1 महीना पहले उन्होंने गुजरात की विधानसभा तीसरी बार जीत ली थी। यानी कि जनवरी 2013 से लेकर अप्रैल 2013 मैंने सीरीज लिखी थी। कम से कम 25-26 आर्टिकल्स उसमें थे कि अगर मोदी को प्राइम मिनिस्टरशिप का कैंडिडेट बनाया जाता है भाजपा की तरफ से, तो ये इतना लोकप्रिय चेहरा है, मोदी जी के बारे में पूरे देश में इतनी उत्सुकता है, पॉपुलैरिटी है कि ये भाजपा को मेजॉरिटी तक ले जाएगी, एनडीए को नहीं, बीजेपी को। ये मैंने लिखा था। लेकिन उस वक्त तो बीजेपी भी ये नहीं सोच रही थी। गुजरात में उनकी लोकप्रियता बड़ी थी, लेकिन पूरे देश में उनके खिलाफ मीडिया ने ऐसा माहौल खड़ा किया था कि मोदी का समर्थन करने में बीजेपी के नेता प्रवक्ता भी कुछ डरते ही थे। तो वो तो मैंने लिख दिया था। बात ऐसी हुई कि मैं वो सीरियल लिखता जा रहा था, लेकिन कुछ राजकीय दबाव के कारण उस पेपर पर वो मेरी मालिका थी, सीरीज थी, वो बंद हो गई। बाद में जुलाई महीने में बीजेपी का गोवा में जो सम्मेलन हुआ उसमें तय हुआ कि मोदी जी को बीजेपी का लोकसभा में प्रचार प्रमुख बनाएंगे। तो उसके बाद अगस्त महीने में एक प्रकाशक पब्लिशर मेरे पास आए, मेरे दोस्त लेकर आए कि भाई आपकी जो जनवरी से अप्रैल 13 में लिखी हुई सीरीज़ है उसकी एक किताब बनाएंगे कि मोदी ही क्यों। मराठी में उस किताब का नाम था मोदीच का, वाय मोदी, मोदी ही क्यों। तो सीरियल मैंने लिखी हुई थी, मुझे कुछ नया लिखना नहीं था। फिर भी मैंने उनको बोला कि भाई अगर किताब बना रहे हो तो एक किताब किस ढंग से पढ़ी जाए और समझी जाए, इसके लिए मैं एक आर्टिकल नया लिख कर दे दूंगा आपको। और मैंने असाबियाचा आधुनिक अवतार, यानी असाबिया का नया अवतार, ऐसा मैनिफेस्टेशन ऑफ असाबिया, ऐसा एक आर्टिकल लिखा था। और वो किताब छप गई, चली भी अच्छी। लेकिन दिसंबर में आई। देखिए, अप्रैल में मैंने लिखा था, जब मोदी को उम्मीदवार तय किया गया, उसके बाद 6 दिसंबर 2013 को वो किताब पब्लिश हो गई और मोदी देश भर घूमने लगे। और मई महीने में बीजेपी को मेजॉरिटी मिल गई। उस वक्त बीजेपी के बहुत सारे नेता भी मुझे पूछते थे कि हमारे पार्टी को मेजॉरिटी की गारंटी नहीं, तो आप कैसे लिख सकते हैं। तो मैंने बोला था कि ये मेरा राजनीतिक विश्लेषण का जो अनुभव है उसके आधार पर लिखा है, शायद गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरा जो अभ्यास है उस पर लिखा हुआ है। और मेरी किस्मत अच्छी होगी शायद कि रियली एनडीए को नहीं तो बीजेपी को ही 282 जगह मिली, मेजॉरिटी मिल गई। तो लोगों को लगा कि ठीक है, फ्लूक है। ऐसे मैंने तो कोई
सर्वे नहीं लिया था, एग्जिट पोल नहीं लिया था। और मैंने तो 1 साल पहले लिखा था, 14 महीने पहले, 15 महीने पहले ये प्रेडिक्ट किया था कि मोदी मेजॉरिटी ला सकते हैं, जब बीजेपी ने उनको लीडर भी नहीं बनाया था। तो उस किताब की मराठी में बहुत सारी चर्चा हुई, 2 दोस्त हैं वो हिंदी वाले, उनकी भी चर्चा हो गई। फिर बात ऐसी हो गई कि आखिर में मोदी तो प्राइम मिनिस्टर बन गए। 2018 में मुंबई के पास ठाणे में मेरा एक प्रोग्राम था, गणपति के उत्सव में मेरा लेक्चर था। तो लेक्चर के बाद कुछ सवाल जवाब हुए, तो एक श्रोता ने मुझे पूछा कि भाऊ साहब, आपने तो पहले प्रेडिक्ट किया था और सही हो गया था 2014 में, अब कुछ महीने बाद, 7-8 महीने बाद फिर से लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो लोकसभा के चुनाव में क्या होगा? तो वो तो मैं हमेशा, मेरा सोच चालू रहती है। तो मैंने उनको जवाब दिया कि मोदी तो 300 सीट चुन कर लाएंगे, बीजेपी के अकेले के 300 सीट होंगे। तो उसी श्रोता ने मुझे पूछा, लेकिन पूरे देश में तो गठबंधन की चर्चा है, सब पार्टियां मोदी के खिलाफ इकट्ठा होकर लड़ने वाली है, तो फिर मोदी को 300 का, तो बीजेपी को 300 से ज़्यादा सीट कहाँ से लाएंगे? मैंने उनको जवाब दिया कि 50 साल से मैं पत्रकार हूँ, तो मैंने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, उनके रिजल्ट देखे हैं, बहुत सारी अलायंस बनते बिगड़ते देखी है, बहुत सारी नई पार्टियाँ बनी, टूटी फूटी, गायब हो गई, ये सब मैं देखते आया हूँ। तो मेरा अनुभव ये बोलता है कि ऐसे कोई ऑल इंडिया गठबंधन होता नहीं और हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ इतने होते हैं कि सामने वाले को हराना ये दूसरी बात होती है, पहली बात तो मैं मेरा सामने जो है उसको हराने वाला हूँ। तो ऐसी यानी मायावती और अखिलेश ये इकट्ठा नहीं आ सकते, ममता और मायावती इकट्ठा नहीं आएगी, तो क्या करेंगे? इसलिए गठबंधन होने पर मेरा भरोसा नहीं है। तो उन्होंने मुझे पुश किया, दबाव डाला, जोर डाला कि समझो फिर भी अगर गठबंधन हो जाता है, पूरा महागठबंधन हो जाता है, तो क्या होगा? तो मैंने उनको जवाब दिया था, अगर सचमुच मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ छोटी मोटी सब ऑल इंडिया और छोटी पार्टी, प्रादेशिक पार्टी अगर इकट्ठी हो जाए और सच्ची एक महागठबंधन अगर मोदी के खिलाफ बन जाए, तो अकेले बीजेपी को 350 से ज़्यादा सीट मिलेगी। तो हैरान होने लगे, सामने बैठे हुए सब श्रोता थे, वो हंसने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे? तो मैंने उसका भी जवाब दिया था कि देखो भाई, हम जब 10, 12, 15 पार्टियां की 3 पार्टियां इकट्ठा करते, तो उनको जो पहले मिले हुए वोट है ये इकट्ठा नहीं होते, ये इकट्ठा नहीं होते, उसमें से कुछ ना कुछ कम होते जाता है। अब देखिए, आपने देखा होगा यूपी में मायावती और अखिलेश तो इकट्ठा हो गए, साथ आ गए, लेकिन दोनों के वोट की जो गिनती थी वो तो इकट्ठा नहीं हुई, घट गई, क्योंकि मायावती के साथ जो वोटर होता है, अगर उसमें कुछ वोटर तो होता है 25-30%, जो यादवों के खिलाफ यानी समाजवादी पार्टी के खिलाफ होता है, और मायावती उनके खिलाफ है, मायावती यादवों के खिलाफ लड़ेगी, इसीलिए तो मायावती के साथ होता है, वो गुस्सा हो जाता है, और सपा और बसपा इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो 25-30% वोटर उनके हाथ से निकल जाता है, क्योंकि वो बोलता है कि मायावती को वोट दिया, इसका मतलब समाजवादी सपा को ही वोट दिया। अब सपा में भी कुछ 20-25-35% ऐसा वोट होता है जो मायावती के पक्का खिलाफ होता है। अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाए तो ये बोलते हैं मैं सपा को वोट दूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली वो तो मायावती को ही वोट हो गया, तो वो निकल जाता है। तो दोनों के वोट हम इकट्ठा करते हैं, तो उनकी गिनती वैसी होती नहीं जैसी अलग लड़ते हैं तब होती है। तो उनमें जो पोलराइजेशन हम बोलते हैं, तो काउंटर पोलराइजेशन भी हो जाता है। तो मायावती के खिलाफ अगर यादव यानी सपा नहीं है तो कौन है? तो बीजेपी है।
चलो वो 20-25% जो होता है उसमें से कम 15-20% निकलता है और बीजेपी के पास चला जाता है। सपा में भी जो एंटी मायावती वोट होता है, ऐसा 20-35% जो होगा उसमें से 15-20% बीजेपी की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो मायावती के खिलाफ है। तो हमको ये चुनावी राजनीति जो है वो समझना ज़रूरी होता है। अगर वो हम सही से समझ ले, अगर ये समझ ले हम कि किस ढंग से ये पोलराइजेशन और काउंटर पोलराइजेशन होता है, ये समझना ज़रूरी होता है। अब देखिए कि मैंने ये पहले 2014 में मोदी को मेजॉरिटी कहाँ मिलेगी ये मैंने कैसा निकाला था। मैंने तो सर्वे लिया नहीं था, एग्जिट पोल नहीं था। 300 सीटें मिलेगी ये 19 में 8 महीने पहले मैंने कहाँ से निकाला। तो मेरा तरीका अलग है। मैं सालों साल 10-12 चुनाव क्या होते आया है उसका स्टडी करके रखा है मैंने। और जब 2013 में मैं वो सब आंकड़े निकाल कर देख रहा था तो मेरे ध्यान में एक बात आ गई कि बीजेपी 80 से चुनाव लड़ रही है, तो वहाँ 84 से लड़ रही है बीजेपी करके। 80 में तो जनता पार्टी थी जिसमें बीजेपी थी, उससे निकलकर 80 में ही चुनाव के बाद बीजेपी बनी। तो 84 में बीजेपी ने पहले चुनाव लड़ा। वहाँ से लेकर 2009 तक के जो मैंने आंकड़े और रिजल्ट देखे तो मुझे एक बात ध्यान में आई कि देश में 543 यानी 543 सीट्स जो है उसमें कम से कम 310 या 12 सीट ऐसी है कि जो कभी ना कभी बीजेपी ने जीती है। एक सीट है जो 5 बार जीती हो, एक सीट है 7 बार जीती हो, एक सीट तो एक बार ही जीती है, दूसरी बार हारी है, एक सीट ऐसी है कि आज जीती कल हारे फिर एक के बाद अल्टरनेट जीती है। तो ऐसी 312 से आसपास सीटें थी, समझो 320 सीटें थी। लेकिन उस वक्त मोदी जितना लोकप्रिय चेहरा बीजेपी के पास नहीं था। मोदी के लिए जो आकर्षण 2013 में गुजरात के तीसरा चुनाव जीतने के बाद मोदी के बारे में जो उत्सुकता मुझे दिखाई दे रही थी देश भर, न्यूज़ में पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा ये 320 के आसपास सीटें जो है वो बीजेपी अकेले के बलबूते पर भी लड़ सकती है। 543 तो नहीं लड़ सकती, लेकिन 332 जगह 200 जगह छोड़ दो तो इतनी तो लड़ सकती है। और लड़ने का मतलब चुनाव में क्या होता है, आप उम्मीदवार खड़ा करो इसका मतलब लड़ाई नहीं होती। जीतने के लिए जहां उम्मीदवार खड़ा किया जाता है, पूरी ताकत झोंक दी जाती है, उसको चुनाव लड़ना बोलते। नहीं तो कैंडिडेट तो आपको मालूम है, केजरीवाल ने 2014 में 450 के आसपास उम्मीदवार खड़े किए। देश में सबसे नई और सबसे छोटी पार्टी थी, फिर भी सबसे ज़्यादा उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने खड़े किए थे। और 450 में कम से कम 400 सीट पर उनकी डिपॉजिट ही चली गई। तो उसको लड़ना नहीं बोलते। लड़ने का मतलब जीतने के लिए जहां उम्मीदवार खड़ा किया और पूरी ताकत झोंक दी है, वैसी जगह बीजेपी के लिए 332 थी, 320 के आसपास थी। तो उसमें से 272 निकल आएंगे मेजॉरिटी। लोकसभा की मेजॉरिटी 272 होती है, 272। तो मैंने सोचा इतना तो निकल आएंगे। 75 to 80% अगर सीटें होती है तो 320 में आराम से निकल आएंगे। अब देखिए यही लॉजिक मैंने 2019 में लगाया था, क्योंकि 2014 के बाद अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष बने और उन्होंने एक काम किया कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ने जैसी बनाओ। बंगाल में तो इनकी ताकत थी नहीं, तेलंगाना में नहीं थी और कई जगह नहीं थी, तो वहाँ उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। 2014 से 2019 तक उड़ीसा में लगा दी। तो अमित शाह ने जिस ढंग से पार्टी 5 साल चलाई, तो वो क्या कर रहे थे, वो अपनी बीजेपी के लिए अपने बलबूते पर लड़ने जैसी जो सीटें हैं वो बढ़ाते गए।
असम में, नॉर्थ ईस्ट में, जहां और पार्टियां देखना भी नहीं चाहती, वो एक एक सीट के लिए वो सीट लड़ने जैसी बनानी है। यानी पूरी ताकत झोंक कर अगर लड़े आप तो पूरी ताकत लगा देते हैं तो 100 में से 80 सीटें निकल कर आती है, उसको लड़ने वाली सीटें बोलती है। तो 2019 में बात ऐसी हो गई थी कि अमित शाह ने बीजेपी को लड़ने जैसी 410 से ज़्यादा सीटें बनाई थी। उसमें से 75% तो 300 से आगे निकलता है। तो मेरा लॉजिक था सिंपल, मैं कोई सेफोलॉजिस्ट वगैरह नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल लॉजिक बनाता हूँ। और इसलिए मैंने उस जगह उस प्रोग्राम में बोल दिया कि भाई 2019 में मोदी और बीजेपी 300 से ज़्यादा सीटें लाएंगे, और गठबंधन होगा तो शायद उससे ज़्यादा, लेकिन गठबंधन नहीं होगा तो काउंटर पोलराइजेशन नहीं होगा, इसलिए 300 पर रुक जाएंगे। तो वही पब्लिशर उस कार्यक्रम में बैठे थे, वो मेरी तरफ आए और मुझे बोले, भाऊ फिर इस वक्त इस टाइम भी आप खास एक किताब लिखो पुनः मोदी का, वाई मोदी अगेन, फिर से मोदी क्यों। और मैंने वो किताब लिखी, वो हिंदी में ट्रांसलेट हो गई थी, अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो गई थी, और 6 से 7 उसकी एडिशंस निकली 3 महीने में, और मोदी 300 पार करके। तो ये मैंने कैसे निकाला था, ये मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं जो जानता हूँ वो चुनाव की राजनीति जानता हूँ। कांग्रेस क्यों हार रही है और बीजेपी क्यों जीत रही है, ये अगर हमको समझना है तो चुनाव की राजनीति समझना जरूरी है। देखिए, चुनाव के बाद जो पार्टी चलती है, आंदोलन की पार्टी अलग होती है, आंदोलन की राजनीति अलग होती है, पार्टी गठित कर संगठन करने की राजनीति अलग होती है, और चुनाव की राजनीति अलग होती है। राजनीति के अलग अलग तरीके हैं। तो चुनाव की राजनीति जो समझते हैं और पूरी ताकत उसमें झोंक देते हैं, वो चुनाव जीत सकते हैं। और इस पर ही मैं कुछ और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये मेरा पूर्व अभ्यास जो है कि लोकसभा 14 और लोकसभा 19 में मैंने क्या प्रेडिक्ट किया था, अभी मेरे हाथ में वो किताब नहीं है, मैं न तो आपको दिखा देता, नेक्स्ट टाइम दिखा दूंगा। तो ये चुनाव की राजनीति आप अगर समझ लेते हैं तो आपको ये सेफोलॉजिस्ट वगैरह देखो, उनके आंकड़े देखो, लेकिन खूब आप भी पॉलिटिकल लॉजिक लगा के कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्यों हारेगा, कैसे जीतेगा, कितनी सीटें लाएगा, इसका अंदाज कर सकते हैं। हम इस पर बार बार बातें करते रहेंगे। अगले कुछ वीडियो में अगर ताज़ा सब्जेक्ट नहीं होगा तो मैं इस पर बोलूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रतिपक्ष इसी ढंग से राजनीति के अलग अलग चेहरे आपको समझाने की कोशिश करता है, उसे सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।